ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक नया चैप्टर और वो था वर्क, पावर एंड एनर्जी, और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। उसमें हमने पढ़ा था कि वर्क किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, एनर्जी किसको कहते हैं। इस वीडियो में हम अब उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ही वाइटल चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके डे टू डे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो शुरू करते हैं। आज हम ये देखते हैं कि आज हमारा टारगेट क्या, हमें क्या क्या पढ़ना है इस वर्क पोर्शन में। तो हमें पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेदर इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट में फिर वही डेराइव्ड यूनिट क्या होगी, तो एक्चुअल यूनिट जो है डेजिनेटेड यूनिट क्या होगी। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 जूल जो है वो कितने के बराबर होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स जो लग रहा है वो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसको कैसे हम अपने डेली लाइफ में या न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि टाइप ऑफ वर्क्स, दैट इज़ पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड ज़ीरो वर्क डन, तो इसके बारे में जानेंगे हम डिटेल में। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे पॉजिटिव वर्क डन के, नेगेटिव वर्क डन के, ज़ीरो वर्क डन के, और ऑफ कोर्स इन सब पे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। और उस न्यूमेरिकल्स के लिए हम स्पेशली 4-5 न्यूमेरिकल करके आपको दिखा देंगे। बाकी आप अपने मन से कहीं से भी, किसी बुक से भी आप टेकअप कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कोई असुविधा आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, हम आपको उसका सलूशन दे देंगे। तो शुरू करें। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो डेफिनेशन के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि डेफिनेशन में वर्क डन क्या होता है कि जब भी हम कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस फोर्स के एप्लीकेशन से अगर वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाइड, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज नोन एज द वर्क डन। तो लेट अस राइट इट। ठीक है, वर्क डन क्या हुआ कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। कौन सा डायरेक्शन होगा? वो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। एक एग्जांपल बना लेते हैं हम। सपोज करिए ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्लेस है, एक प्लेस जिसको हम x नाम दे देते हैं, और ये मूव करने के बाद ये पहुंचा है यहाँ पे। इस पोजीशन को हम y नाम दे देते हैं। इस ऑब्जेक्ट का नाम हम a ही रखते हैं। ठीक है, इस पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो हॉरिजॉन्टली है, और इस फोर्स के अप्लाई करने से ये x से y तक मूव करके गया है ऑब्जेक्ट। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। f के लिए हम कैपिटल F और मल्टीप्लाइड स्मॉल s, और इसको और लिखना है तो इसको F.S। ठीक है, और ये हो जाता है W। तो ये एक फार्मूला डिड्यूस होकर के आता है कि अगर वर्क डन हमें पता करना है तो हम कैसे करेंगे। तो वर्क डन के लिए यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि एक हमें फोर्स चाहिए और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और ये डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा मीटर में दिखाते हैं सो फार कि हम इस यूनिट्स को MKS सिस्टम में काउंट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो सिस्टम है मेज़रमेंट का,
वो कई सारे हैं। MKS है, CGS है, FPS है, ठीक है। FPS में ये 3 मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं। एक है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं पहला टर्म होता है दैट डिनोट्स द डिस्टेंस, और बीच वाला जो टर्म होता है वो डिनोट करता है आपका वेट ऑब्लिक मास, और तीसरा टर्म सबका तीनों में होता है दैट इंडिकेट द टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों सिस्टम में जो मेन सिस्टम्स हैं मेजरमेंट्स का, उसमें डिस्टेंस के लिए अगर हम मीटर में लेते हैं, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, ठीक है। और इस रिलेशन में बाकी सारे होते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि फोर्स का यूनिट M के सिस्टम में न्यूटन होता है, बट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट हम मीटर में लेते हैं। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर में है, ठीक है, बट यहाँ पे हम मीटर में लेते हैं। यहाँ S स्टैंड्स फॉर जो टाइम, एंड टाइम तीनों ही सिस्टम में सेकंड्स में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर है हो गया, ये ग्राम में हो गया वेट, और ये सेकंड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और यहाँ पे फुट, पाउंड, सेकंड। ये जो है ब्रिटिश सिस्टम होता है, ये जो है स्टैंडर्ड सिस्टम है, और ये तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के। तो MKS में इसको न्यूटन मीटर लिखते हैं, और न्यूटन मीटर को फिर चूँकि इस तरह से अगर जैसी बात हम कर रहे हैं डेराइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, तो डेराइव्ड करना है मतलब इसी से डिड्यूस करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या निकल के आया, दैट इज़ न्यूटन मीटर। अब हम कहते हैं कि डेजिनेटेड क्या है, तो इस यूनिट का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जूल ने किया था, तो इसलिए उनके ऑनर में इसको हम जूल भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ऑब्लिक करके हम लिख देता हूँ, और उसको इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल J से, उसका जो एब्रिविएशन है वो कैपिटल J से करते हैं। इसका पूरा अगर लिखना है तो इसका स्पेलिंग होता है JOULE, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका डेराइव्ड यूनिट दैट इज़ न्यूटन मीटर, और ये हो गया डेजिनेटेड यूनिट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके। अब यहाँ देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि फोर्स किस डायरेक्शन में है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब अगले क्लास में जब जाएंगे 11th में जाएंगे तो वहाँ आपको स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेरियस ऑपरेशन दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा। बट यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि ये फोर्स का चूँकि डायरेक्शन हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किस डायरेक्शन में है, बट डिस्प्लेसमेंट उसी फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसलिए ये टोटल एज ए होल वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने डेफिनेशन भी क्लियर कर लिया। डेफिनेशन के लिए एक बार फिर से मैं बता दूं, एक बार फिर सुन लीजिए कि डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप कि व्हेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, देन अ वर्क डन इज टू बी सेड टू बी डन, ठीक है। एक बार फिर कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट moves towards the direction of force, then scientifically a work is said to be done, ठीक है, लिख लेंगे आप, ओके। अदरवाइज ये डेफिनेशन आपके किताबों में है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वरी होने की जरूरत है। वरी ये होना है कि समझना है कि ये है क्या चीज़। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये हमने क्लियर कर लिया, यूनिट डेराइव्ड है और डेजिनेटेड है ये क्या है ये हमने क्लियर कर लिया। अब नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ द जूल। अब आपने क्या देखा, यहाँ से आप अगर हम थोड़ा सा इस यूनिट को लिख लें तो यहाँ की जगह पर हम J लिख लेते हैं, दैट इज़ जूल, और यहाँ पर न्यूटन है
और यहाँ पे डॉट मीटर है, न्यूटन मल्टीप्लाई बाई मीटर है। ठीक है, तो अब हम 1 जूल किसको कहेंगे ये हमें बताना है कि 1 जूल यूनिट क्या होगी, कितना वर्क डन होगा जब हम उसको बोलेंगे कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल। तो हम क्या बोलेंगे कि जब 1 न्यूटन का फोर्स, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड on an object and that object moves toward the same direction to a distance of 1 meter, ठीक है, to a distance of 1 meter, then this total work done, whatever is done, is said to be 1 joule. So ये definition लिख लेंगे आप। एक बार फिर सुनिए कि when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, से दिस ऑब्जेक्ट इज ए, और ए पे हमने एफ जो अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन है। ठीक है, तो 1 न्यूटन अप्लाई किया, यहाँ 1 मीटर अगर ये डिस्टेंस कवर कर लिया तो जितना भी काम हमें करना पड़ेगा या जितना भी काम इस ऑब्जेक्ट पे हमने किया वो क्या हुआ कि 1 जूल के बराबर हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि लूज़र एंड गेनर का कहानी। तो लूज़र कौन होगा, यहाँ पे हम अप्लाई करें, से आई एम अप्लाइंग द फोर्स एफ दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, सो वाट एवर आई एंड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम एक्स प्लेस टू वाई, देन वर्क डन बाई मी इक्वल्स टू 1 जूल and I am the loser of my strength, my energy by 1 joule, and that where that energy goes, that is contained in this particular object जिस पे हमने काम किया। तो क्या हुआ कि I am the loser and this object is a gainer of that energy। क्लियर हो गया आपको। तो लूज़र गेनर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। वो क्या क्या यूनिट होती है जनरली जो हम यूज करते हैं साइंस में, फिजिक्स में, तो वो ये प्रथा है, ये पुराने ज़माने में थी, ये सब एब्सोल्यूट हो चुका है, ये सब अभी स्टैंडर्डाइज हो चुका है। और स्टैंडर्डाइज में MKS है, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो अभी से जो भी हम पढ़ेंगे, अगर हमें बात आएगी कोई भी डिस्टेंस मेजर करने की, तो स्टैंडर्ड में क्या बोलेंगे, मीटर। कोई भी वज़न या मास लेने की बात आएगी तो हम स्टैंडर्ड में क्या बोलेंगे, दैट इज़ किलोग्राम। एंड जब टाइम का मेजरमेंट की बात आएगी तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो आपका 1 जूल का डेफिनेशन भी हमने क्लियर कर लिया। नाउ वी कम टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं जो जिस ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो हॉरिजॉन्टली हम फोर्स भी लगा रहे हैं, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज आल्सो मूविंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी हम चर्चा करेंगे कि अगर ये फोर्स, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लगा पाएँ, हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम फोर्स एक एंगल पे लगाएं अपनी सुविधा के हिसाब से। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और आपके पास एक ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को या खींच रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, और जब भी खींचेंगे या पुल करेंगे तो आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म के लेवल पे जाके तो उसको खींचेंगे नहीं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे। तो आप क्या करेंगे, एक एंगल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, या तो ऐसे आप खींचेंगे या तो उसको पुश करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा डिटेल लेते हैं इसको। हम अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस फोर्स को हम इस हॉरिजॉन्टली न लगा करके वी आर पुटिंग एट एन एंगल, ठीक है। एट एन एंगल में मान लीजिए पुश कर रहे हैं आप या पुल कर रहे हैं, आइदर केस। मान लीजिए आप अगर इसको पुश कर रहे हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी F की, ठीक है। और अगर आप पुल कर रहे हैं से, तो इसको डॉटेड हम दिखा के कर देते हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन न करे। तो ये हो जाएगा F आपका, ठीक। तो आइदर यू आर पुशिंग इट और पुलिंग इट। ये ऑब्जेक्ट इस प्लेस से मूव करके यहाँ तक जा रहा है। नाउ कंसीडर बॉयज़ और गर्ल्स, आप कंसीडर करिए कि यहाँ से ये जो फोर्स लग रहा है एक एंगल पे लग रहा है, और मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल जो है ये थीटा डिग्री पे है। थीटा एक ग्रीक लेटर का अल्फ़ाबेट है
और चूँकि हमारा मैक्सिमम साइंस में यूज हम करते हैं ग्रीक लेटर को ही साइन के सिंबल्स के चक्कर में, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। ये थीटा एंगल पे हम आप उसको फोर्स को पुश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि मूव तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये कितना पोर्शन होगा जो इसको मूव करने में आगे काम देगा, वो हमें समझना पड़ेगा। और दूसरा पोर्शन होगा, क्योंकि इसको जब हम रिजोल्यूट करेंगे, इसको जब हम इसको घटकों में विभाजित करेंगे, तो एक हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा, और दूसरा हो जाएगा ये जो वर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल पोर्शन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला अगर एंगल कंसीडर कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा बहुत बहुत सावधानी से, कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल को काउंट कर रहे हैं, तो उसके साथ वाला साइड जो है वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। आर यू विद मी? समझ में आया कि ये एंगल हमने थीटा लिया, अगर हम एंगल ये वाला ले लेते तो ये वाला कॉस थीटा होता। आर यू विद मी? अगर हम एंगल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये वाला एंगल ले लेते, ये वाला अगर एंगल लेते आप, तो हमारा ये वाला पोर्शन जो होता है ये हो जाता एफ कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको रब ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हम जो कंसीडर कर रहे हैं दोनों एक साथ लिखेंगे तो विल गेट कंफ्यूज। तो हम जो है ये वाला एंगल ले रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल, जितने एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट हमने फोर्स लगाया वो लिया आपने। तो ये जो कंपोनेंट है इसका फोर्स का, वो होगा कॉस थीटा। और हम देख रहे हैं कि यही वाला फोर्स जो है उसको हॉरिजॉन्टली मूव करने में हमें हेल्प कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? पहली बात ये है कि इसका नाम क्या लिखते हैं हम, तो दूसरे वाले का नाम लिखते हैं साइन थीटा के टर्म में, एफ साइन थीटा। समझ में आई बात? जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे कॉस थीटा, और जो एंगल के अवे वाला कंपोनेंट है, दूर वाला कंपोनेंट है, उसको हम बोलेंगे साइन थीटा। और ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो ये तो इसको आगे मूव करने के लिए काम आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? तो इट इज़ एडिंग टू इट्स वेट, ठीक है। अगर इसका वेट है, इसका ऑब्जेक्ट का वेट कोई मान लीजिए mg है, ठीक है। यहाँ पे W मैंने लिखा है क्योंकि W हम वर्क के लिए लिख रहे हैं। तो अगर इसका वेट अगर mg है, तो देख रहे हैं इसका डायरेक्शन, क्योंकि इसको ग्राउंड की तरफ धरती अपनी तरफ खींचेगी, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, तो वो डायरेक्शन है। और जो एफ साइन थीटा का दूसरा वाला पोर्शन है वो भी डाउनवर्ड ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर वेट की बात करें, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट में आपका ट्रॉली भी हो सकता है, आपका ठेला गाड़ी भी हो सकता है। अगर सब्जी ढोना है तो ठेला गाड़ी यूज करते हैं किसी भी केस में। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया? अब पहले तो mg तो था ही था, और इसमें हमने ऐड कर दिया और क्या चीज़, एफ साइन थीटा। मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसको पुश करने के लिए, उसी का एक पोर्शन और इसका वज़न को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम ये देख रहे हैं कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो इसको आगे बढ़ाने के लिए काम दे रहा है। तो हमें तो अभी ज़रूरत उसी की है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्या देखा था कि वर्क डन बराबर क्या था, ये था F इंटू एस था। और F जो हो गया वो ये वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, F कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एस तो है ही ये, इसको स्मॉल एस लिखिए, कैपिटल नहीं लिखिए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये F का जो हमारा फोर्स लग रहा था उसका एक कंपोनेंट ही केवल हमारे लिए इसको आगे मूव करने में सहायता करता है। तो वर्क डन तो इसी के कारण हुआ हमारा, इसके कारण तो हुआ नहीं। ये तो और हमारा लोड को बढ़ा दिया। मतलब जो अटैची या जो आपका ठेला जो 20 किलो का था, और इसमें मान लीजिए अगर 5 किलो भी ऐड अप कर दिया तो 25 किलो का हो गया। तो ये तो हमारे लिए बेवकूफ़ी हो गई कि हम जो है 5 किलो और अपनी तरफ से ऐड कर दिए उसको धक्का देने के चक्कर में। तो अब इसका उपाय क्या है कि इस मूर्खता को हमें दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको इंस्टीड ऑफ पुशिंग इट वी शुड पुल इट। और अगर पुल करेंगे तब क्या होगा वो देखते हैं,
ठीक है। अगर पुल करेंगे जैसा हमने डॉटेड लाइन में बनाया था, तो यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात आएगी। वेट तो ऐसे ही रहेगा। इसको जब हम करेंगे, इसको अगर इसका कंपोनेंट निकालते हैं तो एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ क्या था, इनवर्ड डायरेक्शन था, तो ये भी इनवर्ड था, ये भी इनवर्ड था। ये चूँकि आगे की तरफ हम पुल कर रहे हैं तो ये भी आगे की तरफ होगा, ये भी आगे की तरफ होगा। तो ये वाला क्या होगा, अगर थीटा इसी को भी कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये तो वही रहेगा क्योंकि इस एंगल के साथ वाला को कॉस थीटा और इसके दूर वाले को साइन थीटा हम कहेंगे। तो ये चीज़ें तो सेम ही रही। लेकिन अब देखिए कि और ये एफ कॉस थीटा यहाँ भी काम कर रहा था, यहाँ भी एफ कॉस थीटा ही काम कर रहा है, तो हमारा नेट वर्क डन तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एस ही होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए वेट के बारे में क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट इट बी ट्रॉली, लेट इट बी हैंडबैग, कुछ भी होने दीजिए, एमजी तो रहेगा ही क्योंकि ये तो नीचे लग ही रहा है। लेकिन ये क्या हो गया, ये ऊपर अब लग रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि अगर ये ट्रॉली का, जैसा कि हम पहले बताए थे कि अगर इसका वेट 20 किलो था, 20 केजी था, तो नाउ अगर 5 केजी ये फोर्स के कारण नीचे को लग रहा था, तो अब ये 5 केजी माइनस हो गया। मीन्स जो 15 केजी का आपका 20 केजी का जो आपका ट्रॉली बैग था वो आपको महसूस कितने का होगा, 15 kg, means it will be lighter than the earlier. So gentlemen, it is very easy to pull anything instead of pushing it. और ये हमने यहाँ पे साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दिया आपको। अब आगे से आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी चीज़, अब रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपको ये सिचुएशन आई कि वेदर आई शुड पुल ए ट्रॉली बैग और पुश ए ट्रॉली बैग, देन व्हाट यू विल प्रेफर, यू विल प्रेफर टू पुल इट इंस्टीड ऑफ पुशिंग इट। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो ट्रॉली का वेट है वो हमें कम महसूस होगा, और अगर आप पुश करेंगे तो वो वेट ऐड अप होकर के ज़्यादा हो जाएगा। तो वाइज बुद्धिमत्ता किस में है, वाइजनेस किस में है कि हम इसको पुल करें इंस्टीड ऑफ पुशिंग इट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत काम की चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो सब्जी वाले होते हैं, बेचारे ठेले वाले होते हैं, उनको इसके पीछे की साइंस शायद पता नहीं होती या वो अप्लाई नहीं करना चाहते, तो नॉर्मली ठेले को पुश करते हैं। लेकिन अब तो आप जान चुके हैं, तो अगर ऐसी कभी नौबत आए तो इंस्टीड ऑफ पुशिंग इट ट्राई टू पुल द थिंग्स। ठीक है, जब कब होगा ये कंडीशन, जब किसी एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एट एन सम एंगल। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ें तो हमने कंपोनेंट देख लिया कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या क्या हैं। अब आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है थीटा। थीटा इज़ द एंगल एट विच यू आर आइदर पुशिंग इट और पुलिंग इट। तो थीटा विल डिसाइड कि ये वर्क डन जो हो रहा है इसके कारण वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ज़ीरो है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हालांकि अगले क्लास में जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पे ये थीटा की वैल्यू आपको बताई जाएगी डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हमें एक्चुअली क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा को अप्लाई करना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू, तो थीटा की जो मेन वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू से 30 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे रख लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ से 30, 60, 45 कुछ भी हो सकता है, और ये सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आता है, उसमें आप रेफ़र कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपको नहीं कहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले वीडियो में उसको पूरा टेबल आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर?
तो यहाँ पे थीटा जब 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। थीटा मान लीजिए 0 से 90 के बीच में कुछ भी है तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता जाएगा। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि दिस वैल्यू स्टार्ट्स डिसेंडिंग नो सूनर यू मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 30, 45, 60, 90, तो जब 90 पे आप पहुँचेंगे तो इट विल बिकम 0। ओके और इसके बीच में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 30 पे अगर मान लीजिए हम कॉस थीटा की वैल्यू कर रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 होता है। 60 पे 45 पे 1/√2 होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको क्लास 10 में पढ़ाई जाएंगी, इसमें कोई वैल्यू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके न्यूमेरिकल में जो भी थीटा की वैल्यू होगी उसका कॉस थीटा की वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको ज़्यादा इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है। बट हमें समझना क्या है वो ध्यान दीजिए कि जैसे हम 0 से टेंड्स करते हैं, बढ़ते हैं 90 की तरफ, कॉस थीटा की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है और इट गोज़ टू 0 नो सूनर वी आर रीचिंग टू 90। और जैसे ही इसके आगे और बढ़ेंगे अगेन क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि अब यहाँ पे घट रहा था तो वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा एंड नो सूनर वी आर रीचिंग टू 180 बट इट विल बी इन द माइनस डायरेक्शन। तो जैसे हम 180 पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं अलग से कि कॉस अगर 180 की बात करते हैं तो इट विल बिकम -1। हमें अभी ज़रूरत है इसको प्रूव करने के लिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब एक एक करके यहाँ पुट करते हैं। अब कॉस 0 कर देते हैं। 0 कब होगा, जब ये थीटा के एंगल जो है ये जो है 0 हो जाए, मतलब ये एफ जो है इसी डायरेक्शन में हो जाए। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उस समय कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं कॉस थीटा इज 1, तो कॉस थीटा यहाँ 1 हो गया और यहाँ पे एस तो सेम ही है, तो इट इक्वल्स टू एफ इंटू एस एंड दैट इज़ द मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन बाय अप्लाइंग दिस फोर्स एफ इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब आप ट्रॉली को बैक को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं तो पैरेलल आप कर नहीं पाते, इसलिए एक एंगल पे करते हैं। और जैसे ही एंगल पे करते हैं थीटा की कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू जब तक 90 ना पहुँच जाए तब तक ये धीरे धीरे कम होती जा रही है और 90 पे पहुँचते ही 0 हो गए। तो थीटा 90 का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका और इसको जो है आप 90 डिग्री पे पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो 90 डिग्री पुश करने पे क्या होगा, ना तो ये इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। एंड देन F90 यहाँ रखिए, तो यहाँ पे F cos 90 मल्टीप्लाइड स्मॉल एस और cos 90 हमारा कितना है 0 है, तो F इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई एस और F इंटू 0 जैसे ही किया ये पूरा सिस्टम जो है 0 हो गया एंड हैंस वर्क डन इक्वल्स टू 0। तो 90 डिग्री पे जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वर्क डन 0 होता है। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं कि आप जो है अगर फोर्स 90 डिग्री पे लगाते हैं तो उसमें वर्क डन जो है 0 हो जाता है। अब हम आते हैं कि निगेटिव कैसे होगा। जब जो ये पॉजिटिव वर्क डन तो हो गया, क्योंकि जब तक ये 90 की तरफ बढ़ता जा रहा है तब तक तो पॉजिटिव की तरफ ही है, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचा जब 90 डिग्री पे तो इट हैज़ बिकम टू 0। और निगेटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम देख रहे हैं, दिखाया आपको आपने कि जब 180 पे पहुंच जाएंगे तब क्या होगा कि ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो वहाँ पे W बराबर क्या होगा, F cos थीटा मल्टीप्लाइड एस और cos थीटा की वैल्यू अगर 180 हो गई, cos 180 इंटू एस एंड दैट विल बिकम F इंटू -1 इंटू एस एंड दैट बिकम्स -F इंटू एस। तो काम तो उतना ही हुआ, लेकिन किस डायरेक्शन में हुआ, माइनस डायरेक्शन में हुआ, निगेटिव डायरेक्शन में हुआ। तो हम बोले हैं कि ये जो भी हमने काम किया है उसका
रिजल्टेंट क्या हुआ कि हम फोर्स लगाए अगर मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट जो है साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा, या फोर्स लगाए ईस्ट डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट जो है वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वर्क डन जो है निगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब इसका थोड़ा सा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम कि पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि लिफ्टिंग ए लोड, एक कुली है जो सामान को उठा रहा है और उठा करके सिर पे रखता है, ठीक है, और सिर पे रखने के बाद वो सीढ़ी चढ़ता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है उठाने में, क्या फोर्स अपवर्ड लगा रहा है वो कुली, और अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है अपवर्ड ही है। तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वो काम जो भी कर रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क डन कर सकते हैं उसको। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, यू आर ड्राइविंग ए कार, और जब कार को ड्राइव कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है। गाड़ी क्यों आगे बढ़ रही है कि यू आर एक्सेलरेटिंग द थ्रस्ट ऑफ द इंजन। क्या कर रहे हैं आप, एक्सीलेटर दबाने का मतलब क्या है कि यू आर एक्सेलरेटिंग द थ्रस्ट ऑफ इंजन, और जैसे इंजन का थ्रस्ट बढ़ता है वो गाड़ी आगे बढ़ती है, तो इंजन भी फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, आपकी गाड़ी भी आगे जा रही है, इट मीन्स योर वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं एक टग ऑफ वार का। आप लोगों ने गेम में देखा होगा टग ऑफ वार, रस्साकसी, जहाँ पे एक टीम होती है जो एक तरफ खींचती है, दूसरी टीम दूसरी तरफ खींचती है, और जो भी टीम का पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ वो रस्सा खींच जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि जिधर टीम तगड़ी है उधर अगर रस्सा खींच के जाता है तो इसका मतलब क्या, उसके लिए तो ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। बट व्हाट अबाउट द अदर साइड, दूसरी तरफ के लोग फोर्स तो लगा रहे हैं अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन रस्सा जो है उधर जा रहा है, तो उनके लिए तो वो वर्क डन जो है दैट बिकम्स नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अदर साइड में। तो ये है कुछ एग्जांपल। ज़ीरो वर्क डन के एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने बताया कि कुली सामान उठा के सिर पे रखा, उस समय तक वर्क डन हुआ। नाउ ही इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट प्लेटफॉर्म, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। So what is the displacement between that luggage and his head or that कुली who is applying the force? कुली is applying the force। कुली किस तरफ फोर्स लगा रहा है, प्लेटफॉर्म की तरफ पैरेलली जा रहा है, प्लेटफॉर्म से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो तो उसके सिर पे ही है, वो तो मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, अब ध्यान दीजिए आप, ये है, मान लीजिए ये आपका कुली है, ये कुली है, ये सिर पे सामान रखा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है इधर, यहाँ से यहाँ तक उठाया तब तो वर्क डन हुआ, ये यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट, अब ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, मूव करने में इसका फोर्स किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपके 90 डिग्री पे है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ पे 90 की जगह पे cos 90 हो जाएगा, जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। और cos 90 की वैल्यू हमने यहाँ देखा था कि 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f cos 90 डॉट s और f cos 90 की जगह 0, तो ये टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये ज़ीरो वर्क डन का एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं, जब भी हम एक रस्सी को लेते, रस्सी के एक सिरे पे हम कोई ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं और उसको हम घुमाते हैं अपने चारों तरफ, तो क्या होता है कि उस पर दो फोर्स लगते हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर से दूर की तरफ लगता है। और ये अगर वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अगर वो डिसंगेज नहीं हो रहा है स्ट्रिंग से, रस्सी से, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन हो रहा है, अब वहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रस्सी से बांध रहे हैं, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आइदर इनवर्ड
सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस पे लगेगा जब घुमाएंगे, तो ये दोनों वर्क, तो ये दोनों फोर्स की कंडीशन, मूवमेंट किधर है, इधर की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या है, अगर किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, दैट इज़ 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, तो ये होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। और ये मूवमेंट कितने डिग्री पे है, चूँकि 90 डिग्री पे है, तो अगेन वही कंडीशन कि एफ कॉस थीटा विल बी बिकम 0, एंड जब एस कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो ये वर्क डन जो है 0 हो जाएगा। और इसी सिद्धांत पे हमारे जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम है वो वर्क करते हैं, चाहे वो सन के चारों तरफ हमारा अर्थ चक्कर लगा रहा हो या अर्थ के चारों तरफ हमारा मून चक्कर लगा रहा हो, ये सभी पे चूँकि इनका वर्क डन 0 होता है, तो इसलिए इन पर ना कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम सैटेलाइट के थ्रू कोई भी भेजते हैं अंतरिक्ष में चीज़ें, तो उस पर यही करते हैं कि उसके ऑर्बिट में हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, और जैसे ही वो ऑर्बिट में इस्टेब्लिश ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लेनेट हो जाता है, उसके बाद से उसको कोई भी और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, बाय वर्चू ऑफ दिस प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? तो हमने आपको बता दिया कि पॉजिटिव वर्क डन क्या है, इसके एग्जाम्पल बता दिए, 0 वर्क डन के बता दिए, और नेगेटिव वर्क डन के भी टग ऑफ वार के केस में हमने बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम इसके लिए, इससे रिलेटेड जो भी अभी आप अब तक जो पढ़ रखे हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं।